So dear students, we have this problem. ये प्रॉब्लम देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की है, लेकिन एक्चुअली में बहुत कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर। अगर आप फंडामेंटल इसके अंदर अप्लाई कर देंगे तो ये प्रॉब्लम आसानी के साथ हल हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपसे प्रॉब्लम की बात करता हूँ। यहाँ पर बेसिकली 3 मीडियम दे रखे हैं। पहला मीडियम ये है, दिस इज द फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सेकंड मीडियम एंड दिस इज द थर्ड मीडियम। आफ्टर दैट अगेन फर्स्ट मीडियम। ओके, कहानी क्या है कि ये एक इंटरफेस है, दूसरा इंटरफेस ये है, तीसरा इंटरफेस ये है। इंसिडेंट रे यहाँ से चलती है, दूसरे मीडियम में आ जाती है, फिर तीसरे मीडियम में आ जाती है, फिर वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती है। जो पहला एंगल है वो x है, दूसरा एंगल y है, फिर यहाँ पर भी एंगल y है। इससे ये बात पता चलती है कि ये जो इंटरफेस है वो दूसरे इंटरफेस की पैरेलल है। फिर यहाँ जो एंगल मिला वो हमें z मिला, और z के बाद फिर यहाँ पर वापस z है। इसका मतलब दूसरा इंटरफेस और तीसरा इंटरफेस भी पैरेलल है। क्योंकि ये तीनों इंटरफेस पैरेलल है, इसलिए जब रे बाहर निकली तो वापस वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस रे के आते हुए बना। तो ये तो इसकी फिगर का एक्सप्लेनेशन है। बात समझ में आई? तीन जगह यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है। पहली जगह ये है, दूसरी जगह ये है और तीसरी जगह ये है। तीनों जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है क्योंकि तीनों जगह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग है। तीनों जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यानी तीन अलग अलग एंगल, तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने चाहिए। बात समझ में आती है? अब यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ आपसे पूछा क्या है, ये देखिए, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं। देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि हमको ये बताइए n21 बताइए, n32 बताइए, n13 बताइए। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये है क्या। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पूछे हैं हमसे, ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे हैं। किस तरीके से पूछे जा सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक एग्जांपल लेते हैं, एक ही इंटरफेस बनाते हैं। सपोज ये वन इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, और इंसिडेंट रे सपोज ऐसे आती है और ऐसे मुड़ के चली जाती है। ये आपका नॉर्मल को मैं ब्लैक डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। ओके, यहाँ पर सपोज एंगल, हम यही वाले एंगल ले लेते हैं जो दे रखे। यहाँ पे एंगल x है और यहाँ पे एंगल सपोज y है। ये दो अलग अलग एंगल्स हैं। अब ये जो हमसे पूछा है ये किस तरीके से पूछा है, मैं वो बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए ये मीडियम 1 है जहां पर इंसिडेंट रे थी, ये मीडियम 1 है, और दूसरा मीडियम 2 है। इससे बहस नहीं है कौन सा रेयर है कौन सा डेंस है, इससे अभी कोई बहस नहीं। मीडियम 1 में इंसिडेंट रे होगी और वहीं पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा। मीडियम 2 में रिफ्रैक्टेड रे होगी और वहीं पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इज इट राइट? मैं इस मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको n1 मान लूं अगर, और ये n1 जो होगा ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट। मैं लिख भी देता हूं यहां बराबर में, ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? एब्सोल्यूट। ठीक है, और मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लूं उसको मैं n2 मान लूं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। विद रिस्पेक्ट टू जब भी एयर होता है तो वो एब्सोल्यूट होता है। ठीक है, बस इतना समझिए। n1 और n2 दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, इंडिसेस हैं, और ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। बात समझ में आती है क्या? अब n21 क्या होता है? n21 जैसे लिखा मैंने n21, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n21, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n2 अपॉन n1, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये दोनों बिल्कुल सही तरीके हैं। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, जब भी ऐसा लिखा जाएगा तो अब इसके ऊपर फॉर्मूला कैसा बनता है वो उसकी बात कर लेते हैं। बात समझ में आती है? ठीक है, फॉर्मूला कैसा बनता है?
स्नेल्स लॉ अगर हम लगाते हैं यहाँ पर तो होगा क्या, तो हम लिखेंगे साइन एक्स, जो एंगल लेंगे उस मीडियम के अंदर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी n1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स से और n2 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन वाई से। जब भी ऐसा करेंगे तो दिस इज, मैं यहाँ पर ये मिटा देता हूँ n2 का, वरना आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ये देखिए n1 इंटू साइन एक्स और n2 इंटू साइन वाई, ये स्नेल्स लॉ लिखने का तरीका है। बात समझ में आती है क्या नहीं आती? यहीं से अगर मैं ये देखूं कि n2 अपॉन n1 किसके बराबर हो जाएगा, n2 अपॉन n1, तो वो बराबर हो जाएगा साइन एक्स अपॉन साइन वाई, और इसी को हम कहते हैं n21 या n21। बात समझ में आ गई? तो विद दिस कंसेप्ट अगर हम आगे की तरफ चलते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर इसको ये सारी कहानी हो कहां पर रही है, ये इस पॉइंट पर हो रही है, इंटरफेस पर, यहां पर इंसिडेंट रे टकराई। समझ में बात आ गई या नहीं आ गई? आगे बढ़ते हैं, अब हम इस कंसेप्ट को इस प्रॉब्लम के अंदर लगा देंगे। हमसे पूछा है n21, क्या पूछा है? n21 पूछा है, यानी n2 अपॉन n1। अब यहाँ पर ये जो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर सब मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, तब ताकि आपको आसानी से पता लगे। ठीक है, ओके, तो मैंने पहले मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना उसको n1 कह दिया, दूसरे को n2 कह दिया, तीसरे को n3 कह दिया, फिर मीडियम बना चुका, तो फिर ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होना है। बात समझ में आती है? ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट की बात करेंगे हम, ये इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करेंगे। यहां पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? यहां पे अगर हम निकालें n2 डिवाइडेड बाई n1, अगर मैं ये निकालूं n2 डिवाइडेड बाई n1, तो यही तो बेसिकली n21 हो जाना है। बात समझ में आई? इस वक्त जो ऊपर एंगल रखेंगे हम कौन सा रखेंगे? वो रखेंगे पहला वाला एंगल, जो कि मीडियम 1 के अंदर एंगल है, यानी जो यहां पर एंगल है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? साइन x अपॉन साइन y, n21। ठीक है, ये किसके बराबर आ गया? n21 के बराबर आ गया। एक चीज पूरी हो गई, ये हमसे पूछिए। इसी तरह से इसी कंसेप्ट को लगा दें, ये n32 पूछा है हमसे, n32 पूछा है। n32 कहां पे निकलेगा? वो यहां पे निकलेगा, क्योंकि ये रहा n3 और ये रहा n2, यहां पर निकलेगा। तो यहाँ हम ऊपर कौन सा एंगल रखेंगे? वो ये वाला रखेंगे, साइन y रखेंगे। ठीक है, साइन y डिवाइडेड बाई दूसरा एंगल कौन सा रखेंगे? साइन z रखेंगे। तो n32 भी निकल गया हमारे पास। अब n13 निकालना है, देखिए n13 निकालना है, तो n13 यहां पर निकलेगा, तो n13 निकालेंगे, n13 विल बी इक्वल टू साइन z अपॉन साइन x, ऐसे करके तीनों एंगल निकाल दिए। क्या ये कहीं दिए हुए n21 sin x अपॉन साइन y? ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता, तो पहली लाइन हो सकती है सिर्फ, या फिर चौथी होगी, नन ऑफ दीज दे रखा है। तो अब हम दूसरी देखें, यानी n32 देखें, n32 क्या है? साइन y अपॉन साइन z। देखिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ दीज इसका आंसर है। जो इसके आंसर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग नन ऑफ दीज है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन अगर हम चेक करें, सॉरी तीसरा अपनी वैल्यू चेक करें, n13 sin z अपॉन sin x, तो देखिए ये पहला वाला आ रहा है। तो मेरा अपना तजुर्बा ये है कि क्योंकि किताब का एक क्वेश्चन है, तो टाइपिंग में शायद मिस्टेक ये हो गई कि यहाँ पर sin y अपॉन sin z नहीं लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पर अगर z होता तो ये वाला पहला वाला आंसर हो जाता। तो अगर आपकी किताब में आंसर पहला दिया हुआ है इस क्वेश्चन को लेकर और ये मिस्टेक है, तो यहाँ x की जगह z होना चाहिए, साइन z होना चाहिए, तो ये पहला वाला आंसर नहीं हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या करेंगे? आप बी ऑप्शन को लगाएंगे। बात समझ में आ गई? सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम।